अब हेमेटोपोएटिक प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं। स्टेम सेल और प्रोजेनिटर सेल में बहुत थोड़ा सा फर्क है कि जब स्टेम सेल डिफरेंशिएट होते हैं, थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, और कुछ एक जनरल से कुछ डिफरेंशिएशन उनमें आती है कि वो एक सर्टेन लीनिएज के, एक सर्टेन नस्ल के सेल की तरफ जाते हैं, तो वो फिर प्रोजेनिटर सेल बन जाते हैं, हेमेटोपोएटिक प्रोजेनिटर सेल्स के। फिर आगे एटलीस्ट ये पता होता है कि ये कौन सी वाली टाइप बनाने वाला है ब्लड सेल की, वो होते हैं हेमेटोपोएटिक प्रोजेनिटर सेल। प्रोजेनी मीन द जो जनरेशन है या नस्ल है या टाइप है। सो encompasses from immediate progeny of stem cells to cells committed to one differentiation lineage, एक certain lineage की तरफ ये फॉरवर्ड होते हैं। then progenitor cells become progressively more restricted in their differentiation and proliferation capacity, and late progenitor cells eventually become restricted to one lineage। और मतलब जैसे जैसे ये मजीद डिवाइड करते जाते हैं ये सेल्स, ये फिर आपकी एक ही लीनिएज, वो एक टाइप को कह रहे हैं कि जैसे आगे चल के इसने आरबीसी ही बनाना है या प्लेटलेट ही बनाने हैं, तो उस तरफ ये मूव करते हैं। डिवीजन होती है जब मजीद मेचोरेशन होती है। ये है एक ओवरव्यू हमारे हेमेटोपोइसिस का, और यही आप इसी को याद कर लें, इसी यही फ्लो चार्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि ये देखें, ये है एक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। अब ये जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल कह लें, इसको प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कह लें, इसको हेमेटोब्लास्ट कह लें, बहुत सारी टर्म है इसी सिंगल सेल के लिए। तो किसी जगह पर कोई लिखी हो सकती है, किसी बुक में कुछ लिखी हो सकती है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये है एक हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। ये मेनली दो उसमें डिवाइड होता है, दो प्रोजेनिटर सेल्स में डिवाइड होता है। एक होती है माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल और एक होता है लिम्फोइड स्टेम सेल कह लें, लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल बनाता है। तो जो हमारा स्टेम सेल है वो मेनली सबसे पहले दो सेल्स बनाएगा। उन दोनों सेल में एक होती है माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल, दूसरा है लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल। अभी जो माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल है ना, इसमें याद रखने की बात सिर्फ इतनी है कि ये लिम्फोसाइट के अलावा, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं WBC की टाइप, उनके अलावा जितने भी ब्लड सेल है ना, वो इसी प्रोजेनी में से आने हैं, इसी सेल ने बनाने हैं। और जो दूसरा है लिम्फोइड, उसके नाम से जाहिर है कि उसने लिम्फोसाइट्स बनाने हैं। तो ये है लिम्फोइड स्टेम सेल, इसने लिम्फोसाइट बी, लिम्फोसाइट टी, इसकी दो टाइप्स होती हैं। और नेचुरल किलर सेल्स, ये भी लिम्फोसाइट्स की टाइप होती हैं, ये सब इसने बनाना होता है। और ये जो है माइलॉइड वाले ने फर्दर आपका एरिथ्रोसाइट्स भी बनाने हैं, रेड सेल भी बनाने हैं, प्लेटलेट्स भी बनाने हैं, फिर आपके मोनोसाइट्स भी बनाने हैं, न्यूट्रोफिल्स भी बनाने होते हैं, इओसिनोफिल्स भी बनाते हैं, और बेसोफिल्स भी बनाते हैं। तो टर्म्स यहाँ पे, टर्मिनोलॉजीज कुछ इस तरह से यूज होती हैं कि मिक्स्ड, ये जो माइलॉइड है ये मिक्स्ड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनाता है। CFU मींस कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स मीन के कलेक्शन ऑफ सेल्स बना रहा है। और ये मिक्स्ड इसलिए इसको लिखा है क्योंकि इसमें आपके जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, यानी न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इन सब की भी ये प्रोजेनिटर है। इसके अलावा ये एरिथ्रोसाइट का भी प्रोजेनिटर सेल है। तो ये सब का इसलिए इसको मिक्स्ड लिखा हुआ है। अब आगे ये डिफरेंशिएट कैसे करता है, यानी फर्दर डिवाइड किस तरह करता है, कि ये जो है, अगर तो इसने एरिथ्रोसाइट बनाने हैं ना, तो ये ब्लास्ट फॉर्मिंग यूनिट, सॉरी बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट बनाता है। BFU मीन बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट। ई का मतलब है एरिथ्रोसाइट। और फिर इसका मतलब है कि ये सेल फर्दर डिवाइड होके फर्दर स्टेजेस से गुजर कर एक RBC, एक एरिथ्रोसाइट बनाएगा। बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट कन्वर्टेड इनटू कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बाय डिवीजन एंड मैचुरेशन, और फिर रेड सेल। इसी तरह से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट अगर मेगाकैरियोसाइट का बनता है तो फिर वो प्लेटलेट्स बनेंगे। अगर ये ग्रेनुलोसाइट, अच्छा ये यहाँ पर ये जरूर याद रखना है कि इससे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट का ना कंबाइन बनता है। फिर उसमें मजीद डिफरेंशिएशन होती है कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट का अलहदा, उससे मोनोसाइट बनेगा। ग्रेनुलोसाइट का अलहदा है, वो न्यूट्रोफिल बना देगा। तो ये CFU GM जहां लिखा होगा ना, वो ग्रेनुलोसाइट यानी न्यूट्रोफिल की बात हुई है, और मोनोसाइट ये दोनों इकट्ठे। फिर ये इओसिनोफिल का अलहदा है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो है यानी सेल का कलेक्शन बन रहा है, इओसिनोफिल्स प्रोजेनिटर, और फिर वो
आगे डिफरेंशिएट होंगे ईओसिनोफिल्स में, एंड बेसोफिल्स का भी सेपरेट। तो इसमें इतनी सी बात आपने याद रखनी है, ये फ्लो चार्ट आप याद कर लें, इसी को आपको आ जाए कि हेमाटोपोइसिस पे नोट लिखें, आप ये चार्ट बनाएं, उस पे इसी को डिटेल से लिख दें, तो ये आपका कवर हो जाता है टॉपिक। बस ये याद रखना है कि स्टेम सेल दो डिवीजन्स, लिम्फोइड, माइलॉइड। माइलॉइड में लिम्फोसाइट के अलावा बाकी सब के कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनेंगे एंड दे विल डिवाइड इनटू देयर रिस्पेक्टिव सेल्स। और लिम्फोइड वाले में आपके लिम्फोसाइट बी एंड टी जो उनकी फर्दर टाइप्स होती हैं, नेचुरल किलर सेल्स। क्लियर है? यस मैम। ये फिर से मैंने दोबारा ये डायग्राम यहाँ पर मेंशन की है ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। ये फिर से एक हेमाटोपोइटिक सेल है, माइलॉइड स्टेम सेल, लिम्फोइड। लिम्फोइड में क्योंकि हमारे लिम्फोसाइट्स की दो टाइप्स होती हैं, बी एंड टी, तो प्री बी सेल्स बनाएंगे, लिम्फोब्लास्ट से लिम्फोसाइट्स बनेंगे और टी लिम्फोसाइट्स बनाएंगे। इसी तरह माइलॉइड में कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स एरिथ्रोसाइट्स, वो हम अभी इनकी स्टेजेस फर्दर पढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल बनाएंगे, मेगा कैरियोसाइट हम प्लेटलेट्स को कहते हैं, तो उससे प्लेटलेट्स बनेंगे। मोनोब्लास्ट और ये जो न्यूट्रोफिल है, इसका एक ही बनता है शुरू में कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, फिर ये डिफरेंशिएट होते हैं मोनोब्लास्ट एंड माइलोब्लास्ट में, और फिर वो न्यूट्रोफिल और मेच्योर मोनोसाइट, और एंड मोनोसाइट विल फर्दर कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेज। इसी तरह से इयोसिनोफिलिक जो ब्लास्ट है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स हैं, वो इसको बनाएंगे और बेसोफिल्स इसको बना देंगे। अब हेमाटोपोइसिस का एक जनरल ओवरव्यू हमने ले लिया है। अब हम बारी बारी हर सेल लाइन की बात कर लेते हैं कि उनमें फर्दर स्टेजेस कौन सी हैं। तो एरिथ्रोपोइसिस है द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। वही बात अभी मैंने आपको 2 बार रिपीट की कि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है, उसने कौन सा सबसे पहले 2 तरह के जो बनाए हैं, माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल। तो माइलॉइड वाला जो है उसने फिर बनाने हैं बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, बीएफयू मीन बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, और उसने फिर सेल्स बनाने हैं डिवाइड होके कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स, एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट होगा बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में। बेसोफिलिक के बाद पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट आता है, देन ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट की स्टेज आती है, एंड देन मैच्योर आरबीसीज। और इनमें मोस्टली इनके न्यूक्लियस में ही चेंजेस आ रही होती हैं। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, देन न्यूक्लियस की डिग्रेडेशन वगैरह, एक्सट्रूजन स्टार्ट हो जाती है, और रेटिकुलोसाइट्स में हमें पता है कि बहुत थोड़े से रेमनेंट्स इसके रह जाते हैं। तो ये आपकी एरिथ्रोपोइसिस की स्टेजेस हैं। इसकी डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हैं अपनी बुक से कि किस स्टेज में क्या क्या उनके सिग्निफिकेंट फीचर्स होते हैं। बाकी ये तरतीब से इनके 6 स्टेजेस हैं। रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, कि एरिथ्रोपोइसिस जो हो रही है आरबीसी प्रोडक्शन, वो किस तरह से कंट्रोल होती है, या वो किस तरह से रेगुलेट हो रही है हमारी बॉडी में, कौन उसको कंट्रोल कर रहा है। बहुत एक मेन इसकी रेगुलेशन में एक हार्मोन होता है दैट इज नेम्ड एज एरिथ्रोपोएटिन। ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है मेनली फ्रॉम किडनीज, और इसके अलावा लिवर और बोन मैरो के कुछ सेल्स भी इसको रिलीज करते हैं, और इस हार्मोन का मकसद होता है आरबीसी प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाना। ये हार्मोन होना जरूरी है आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा आरबीसीज में क्योंकि हीमोग्लोबिन होती है, उसके लिए आयरन चाहिए, हमारे पास विटामिन B12, अमीनो एसिड्स, फॉलिक एसिड्स वगैरह इनकी मैचुरेशन के लिए चाहिए होता है इन सेल्स की। तो ये सब कुछ जो है ये रिक्वायरमेंट्स है हमारे एरिथ्रोपोइसिस की। और एरिथ्रोपोएटिन जो है वो मोस्टली जब एनोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही होती है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी ठीक नहीं होती, तो फिर ये हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है। और क्योंकि उन्हें उससे लगता है कि बॉडी के ऊपर स्ट्रेस है और ब्लड प्रोडक्शन होनी चाहिए, आरबीसी की कमी है या एनीमिया है, तो फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है या स्पीड अप हो जाता है। ग्रेनुलोपोइसिस, अब उसी डायग्राम को हम फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको मजीद पढ़ रहे हैं कि जो हमने बात की थी माइलॉइड और लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स की, उसमें
जो माइलॉइड वाला है उसी ने आगे हमारे ग्रेनुलोसाइट्स भी बनाने। ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन से आते हैं? न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल, ये व्हाइट ब्लड सेल की टाइप्स हैं। तो इनके जब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनते हैं, उनसे आगे फर्दर कौन सी स्टेजेस आती हैं वो यहाँ पर मेंशन है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ग्रेनुलोसाइट या मोनोसाइट का होगा, जो भी होगा, ये भी एक ही पैटर्न पे आगे डिवाइड होते हैं। वो क्या पैटर्न है कि पहले इनके ब्लास्ट सेल बनते हैं, यानी इमेच्योर सेल, जिन्हें आप माइलोब्लास्ट कहते हैं। माइलोब्लास्ट के बाद इनके प्रोमाइलोसाइट बनते हैं। ये तो जनरल सेल्स है ना, ये माइलोब्लास्ट और प्रोमाइलोसाइट। इसके बाद अगर तो उस सेल ने न्यूट्रोफिल बनाना है तो वो एक न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट बनाएगा। अगर उस सेल ने इयोसिनोफिल में डिफरेंशिएट होना है तो दैट विल मेक अ इयोसिनोफिल माइलोसाइट, और अगर बेसोफिल तो वो बेसोफिलिक माइलोसाइट बनेगा। इसी तरह से मेटा माइलोसाइट के बाद स्टेज आती है मेटामाइलोसाइट। मेटामाइलोसाइट के बाद स्टेज आती है एक बैंड स्टेज, क्योंकि इसमें सेल्स के अंदर न्यूक्लियस आपका जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है, डेवलप होने लगता है, और वो एक बैंड की फॉर्म में होता है। और इसके बाद सेगमेंटेड, फिर वो न्यूक्लियस प्रॉपर डिफरेंशिएट हो जाता है इन ल्यूकोसाइट्स का, एंड देन मेच्योर वो जो भी ल्यूकोसाइट बना है वो बन जाता है। तो इनकी स्टेजेस याद करना भी बहुत आसान है कि बस न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, इयोसिनोफिल है, जो भी है, इनमें ये कुछ 4-5 स्टेजेस हैं। ब्लास्ट है, साइट है, प्रो माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, फिर माइलोसाइट, देन मेटामाइलोसाइट, देन बैंड फॉर्म, एंड देन दी सेगमेंटेड फॉर्म, और फिर वो एक मेच्योर WBC जो है वो बन जाएगा, जो कि ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोपोइसिस वही कि ग्रेनुलोसाइट्स की फॉर्मेशन, और उसमें है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स एंड यूसिनोफिल्स। अब थ्रोम्बोपोइसिस को भी देखते हैं। थ्रोम्बोपोइसिस, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन। इनमें ज्यादा इतनी डिटेल स्टेजेस नहीं है। माइलॉइड स्टेम सेल जो है उसके आगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स फॉर मेगा कैरियोसाइट्स बनेंगे। मेगा कैरियोब्लास्ट यानी एक इमेच्योर मेगा कैरियोसाइट का सेल, उसके बाद वो ब्लास्ट कन्वर्ट होगा मेगा कैरियोसाइट में। और आपको पता है कि प्लेटलेट्स इटसेल्फ सेल नहीं होते, दे आर द सेगमेंट्स और फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स। तो ये मेगा कैरियोसाइट सेल के जो फ्रेगमेंट्स होंगे दे विल फ्रॉम द प्लेटलेट्स। देन लिम्फोपोइसिस, यानी कि जो हमारा लिम्फोइड सेल था उसमें वो किस तरह से डिफरेंशिएट होता है। इसका कुछ काम तो होती है डिफरेंशिएशन मैरो में, और बाकी सेल्स जो हैं वो आपका जो थाइमस एक ऑर्गन है बॉडी का, वहां पर भी सेल्स को भेज दिया जाता है। तो जो आपकी बोन है उसमें रेड बोन मैरो में ये काम लिम्फोइड स्टेम सेल से ये बनते हैं बी सेल और नेचुरल किलर सेल के प्रीकर्सर्स, और वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। बी सेल आगे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं, नेचुरल किलर सेल इम्यून सिस्टम में, और कुछ लिम्फोइड सेल्स जो हैं वो थाइमस में भेज दिए जाते हैं, एंड दे विल डिफरेंशिएट इनटू दी टी सेल्स। तो टी और बी सेल की डिफरेंशिएशन एंड सारा जो प्रोसीजर है वो इस तरह से चल रहा होता है। एंड में बात करते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस हमने ब्लड प्रोडक्शन का पढ़ा है, जिसमें हमने बारी बारी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन की स्टेजेस देखी हैं, ग्रेनुलोपोइसिस यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की फर्दर प्रोडक्शन की स्टेजेस देखी हैं, थ्रोम्बोसाइट्स की, इन सब को कलेक्टिवली कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं हमारी बॉडी में, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन पे इनकी ग्रोथ करवाने में इन्वॉल्व हैं, इनकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, और इनके होने या ना होने से इस प्रोसेस पे फर्क पड़ सकता है। तो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ऑब्वियसली एक बैलेंस के साथ होनी चाहिए। जितने सेल्स की जरूरत है उतनी बननी चाहिए। पुराने सेल आपको पता है, ये हमने जितने भी ब्लड सेल पढ़े हैं हर किसी का अपना अपना एक लाइफ स्पैन होता है। उस लाइफ स्पैन के बाद वो जो है उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, पर नए सेल कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। तो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन सेल प्रोडक्शन एंड सेल डेथ इन आवर बॉडी ऑलरेडी, और उसको मेंटेन कौन करता है वो हम पढ़ने लगे। देयर आर सम हेमाटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स, कुछ प्रोटीन्स हैं जैसे कि ये हेमाटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स इनको कहते हैं, जिनमें बहुत सारी ग्लाइकोप्रोटीन्स और इनकी फैमिली और फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, जो कि आपके जो स्टेम सेल्स हैं जो इनकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, ब्लड सेल्स की या प्रोजेनिटर सेल्स हैं, इनको मेच्योरेशन में इन्वॉल्व हैं। ये सारी प्रोटीन्स जिस तरह एंजाइम्स होते हैं इसी तरह से ये साइटोकाइंस वगैरह होते हैं। तो ये सारी प्रोटीन्स और एंजाइम्स और ये सब मिलकर इन सेल्स को एक डिफरेंशिएशन की तरफ लेकर जा रहे होते हैं।
क्योंकि ऑब्वियसली एक स्टेम सेल है, उसने डिफरेंशिएट होकर रेड सेल बनाना है या प्लेटलेट बनाना है, या उसने किस में सेल में जाना है, उसको कैसे पता चलेगा। तो ये बेसिकली इसका जो एनवायरनमेंट है, जो हमने पीछे बोन मैरो के माइक्रो एनवायरनमेंट की भी बात की थी, बहुत सारे रिसेप्टर्स, बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, बहुत सारे साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स, इतने सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, और हर केमिकल का अपना एक इम्पैक्ट होता है कि अच्छा ये वाला इंटरल्यूकिन है तो ये इसमें डिफरेंशिएट करवाएगा, अगर स्टेम सेल पे ये वाला केमिकल सब्सटेंस एक्ट कर रहा है तो ये इसमें इन्वॉल्व होगा। हेमेटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर mediate their action through certain receptors on the target cells. Most of hematopoietic growth factor receptor belong to the hematopoietin receptor superfamily, which dimerize after binding their ligand. वो बता रहे हैं कि ये फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं ना, प्रोटीन से एक्ट कैसे करती हैं, कि इनके रिसेप्टर होते हैं हमारे ब्लड सेल्स के ऊपर, वो ये प्रोटीन्स जाके उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती हैं, फिर इनका डाइमर बनता है। डाइमर मतलब कि जो क्या कहते हैं, इन्हीं मॉलिक्यूल्स की डाइमराइजेशन होती है कि डुअल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं, और फिर इंट्रासेलुलर ट्रांसक्रिप्शन पाथवेज स्टार्ट हो जाते हैं, यानी इंट्रासेलुलर एक्टिवेशन होती है, और इस तरह के पाथवेज और केमिकल्स एक्टिवेट होते हैं कि फिर वो प्रोडक्शन स्टार्ट करवा देते हैं। 3 मेजर पाथवेज हैं जो आपकी बुक में भी मेंशन है, इनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन वैसे आपको नाम पता हो। जेनस एसोसिएटेड काइनेस पाथवे है जो कि आपके हेमेटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर की वजह से आपके हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करता है, प्रोलिफरेशन की तरफ लेकर जाता है। इसी तरह नाइट्रोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन पाथवे है, फोस्फेटिडाइल इनोसिटोल है, और इनका मेन थीम जो इन सब की बहुत ज्यादा डिटेल है और बहुत ज्यादा फैक्टर्स वगैरह के नाम लिखे हैं, लेकिन इनकी जो मेन एक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये जब ग्रोथ फैक्टर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है सेल में, डाइमराइजेशन होती है कि वो मॉलिक्यूल्स का डाइमर बनता है, एंड देन एक प्रॉपर पाथवे स्टार्ट हो जाता है टायरोसिन काइनेज डोमेन में, एंड जनरेशन ऑफ अ कैस्केड, फिर मजीद मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को एक्टिवेट करते जाते हैं, फिर जीन एक्सप्रेशन होती है, सेल प्रोलिफरेशन भी होती है, यानी सेल की कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनते हैं, डिफरेंशिएशन होती है और मैचुरेशन हो जाती है। और अगर सेल ने एपोप्टोसिस की तरफ जाना है या सरवाइव करना है, इस तरह से ये चीजें, ये सारे फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं हमारी ब्लड सेल की प्रोडक्शन को। रेगुलेशन ऑफ मजीद फैक्टर्स, जैसे मैंने बात की, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमने पीछे पढ़ा कि ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर आगे ग्रेनुलोसाइट्स बनाएंगे, मैक्रोफेज वाले मैक्रोफेजेस बनाएंगे, मोनोसाइट वाले जो हैं वो मोनोसाइट्स को। तो इन सब के स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो इन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स को मजीद स्टिमुलेट करते हैं इनकी प्रोडक्शन को। इसी तरह एरिथ्रोपोइटिन की हमने बात की कि ये रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाता है, थ्रोम्बोपोइटिन प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेम सेल फैक्टर्स हैं कि ये जो हमारा स्टेम सेल्स हैं उन पे बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो एक्ट करते हैं उसको मेच्योर करने में और उसकी प्रोलिफरेशन में हिस्सा लेते हैं। इंटरल्यूकिन्स हैं, इंटरल्यूकिन 1, 5 और भी बहुत सारे, एक टेबल बना हुआ है होफब्रांड में जो आप वहां से इसको इजीली कर सकते हैं, यहाँ के कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं हेमेटोपोइसिस की रेगुलेशन में। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं बहुत सारे जो आपका स्टेम सेल है उसको बोन मैरो में ही सर्वाइवल के लिए और उसको वहीं पे एडहेशन के लिए मौजूद होते हैं, जैसे GATA2 है, NOTCH1 है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपको पता हों। अच्छा, अब आखिर में एक मैंने जो हमने पूरा लेक्चर पढ़ा है कि क्या किस तरह से हेमेटोपोइसिस हो रही है, और बारी बारी ये एक समराइज किस्म की डायग्राम है, समरी है इसकी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर से रिवाइज हो जाए तो ये है एक हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, इसको हीमोसाइटोब्लास्ट भी कहते हैं। इट विल डिवाइड इनटू 2 सेल, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर बनेगा और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर बनेगा। लिम्फोइड वाले ने लिम्फोब्लास्ट बनाने हैं, प्रो लिम्फोसाइट्स,
बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर्स लिम्फोसाइट्स की जो है सारी टाइप्स इसने डेवलप करनी है। जबकि जो माइलॉइड वाला है उसने क्या क्या करना है, उसने थ्रोम्बोपोइसिस भी करनी है, एरिथ्रोपोइसिस भी और ग्रैनुलोपोइसिस भी करनी है। जिसमें हम बात करें कि मेगा कैरियोब्लास्ट अगर बनेंगे तो उससे प्रो मेगा कैरियोसाइट, देन मेगा कैरियोसाइट और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल के लिए प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, प्रो नॉर्मोब्लास्ट भी जिसको कहते हैं, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, और ये फर्दर स्टेजेस डेवलप होंगी और एक मेच्योर आरबीसी बन जाएगा। इफ द सेल इज फॉर्मिंग कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर ग्रेनुलोसाइट्स एंड प्लस दूसरा कौन सा था उसके साथ, मोनोसाइट का, तो वो ग्रेनुलोसाइट के लिए आपके पास वो न्यूट्रोफिल में डिफरेंशिएट होगा इन्हीं सारी स्टेजेस से गुजर के, प्रो माइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट्स। और इसी तरह से इओसिनोफिल के लिए जो होगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इओसिनोफिल होगा, दैट विल फर्दर डिफरेंशिएट इनटू प्रो माइलोसाइट, इओसिनोफिल, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट एंड इओसिनोफिल्स। ये फर्दर इसकी स्टेजेस भी एक्सप्लेन कर दी हैं इस सिंगल डायग्राम में। पूरी समरी है कि आपने पूरे लेक्चर में हेमेटोपोइसिस में क्या पढ़ा है, उनकी रेगुलेशन आपको आना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि कोई किसी किस्म का